पूरी दुनिया जानती है कि हमारे राजनीतिक मित्र कौन लोग हैं। परिवार के लिए संबल देने का काम के लिए मैं पहुंचता हूं, ना कि मैं अपने नाम के लिए पहुंचता हूं। तो हमने यहाँ पर धरना दिया है, यहाँ प्रदर्शन किया है, यहाँ पर हमने लाठी खाई है, यहाँ पर डंडे खाए हैं। क्या बृजमोहन अग्रवाल को सांसद की टिकट देकर पार्टी ने उन्हें स्टेट की राजनीति से साइडलाइन किया है? विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड बनाया है। जो नौजवान है वो भी भैया बोलता है और 90 साल के बुजुर्ग हैं तो वो भी भैया बोलते हैं। नहीं, मैं तो अभी अपने आप को युवा ही मानता हूँ। वो मेरा परिवार है, रायपुर मेरा घर है, मैं उससे कभी दूर नहीं होऊंगा। अब की बार 400 पार। कभी अगर कोई मूवी देखने का मौका मिला तो दोस्तों यारों के साथ भी जाता हूँ। क्या लोकसभा चुनाव के बाद हम बृजमोहन अग्रवाल को केंद्रीय मंत्री के रूप में देखेंगे? चुनाव मैनेजमेंट और राजनीति नहीं है, उसका चेहरा तो मेरे जेहन में बैठ जाता है। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद जुगनू जी। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसे इंसान हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। रायपुर के गली नुक्कड़ मोहल्ले किसी भी जगह अगर किसी भी तरह की कोई राजनीतिक चर्चा हो और इनका नाम ना है, ऐसा संभव नहीं है। रायपुर शहर में लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत और मोहन भैया के नाम से प्रसिद्ध 8 बार से दक्षिण क्षेत्र से विधायक और इस बार रायपुर लोकसभा सांसद के प्रत्याशी हमारे अपने श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। वेलकम टू आवर शो। नमस्कार सर। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि तैयारी कैसी चल रही है लोकसभा चुनाव की। दक्षिण के चुनाव अभी अभी खत्म हुए हैं और 3 महीने बाद ही आपको एक नया दायित्व दे दिया गया है। क्या चल रही है? देखिए, मेरी तैयारी तो कार्यकर्ता करते हैं, जनता करती है, क्योंकि चुनाव मैं नहीं लड़ता हूँ, जनता लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ते हैं। और मुझे लगता है कि जनता में उत्साह है कि 8 बार उन्होंने विधायक बनाया है और इस बार उनको सांसद बनाने का मौका मिला है। विधायक एक विधानसभा का होता है, सांसद रायपुर लोकसभा में 9 विधानसभा का होता है। 9 विधानसभा के लोग हमेशा मुझे कहते थे कि हम उत्तर में रहते हैं, हम पश्चिम में रहते हैं, हम ग्रामीण में रहते हैं, हम धरसीवां में रहते हैं, हम अभनपुर में रहते हैं, हम बलौदा बाजार में रहते हैं, हम भाटापारा में रहते हैं, हमको आपको वोट देने का मौका नहीं मिल रहा। और इस बार पूरे 9 विधानसभा के लोगों को मौका मिला है कि वो मुझे वोट दें। तो मुझे इस बात का विश्वास है कि जनता पूरी तैयारी के साथ में जैसे विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड बनाया है वैसा ही रिकॉर्ड लोकसभा चुनाव में भी बनाएगी। बृजमोहन जी, लोगों का सवाल यह है कि बृजमोहन अग्रवाल की ऊर्जा का स्रोत क्या है? लोगों का कहना है कि किसी भी और मंत्री या विधायक से मिलना इतना आसान नहीं होता जितना मिलना आपसे आसान होता है। तो इतने लोगों को समय देना, इतना टाइम देना, जो ऊर्जा का स्रोत है, जो वोट का स्रोत होता है, जो काम का स्रोत होता है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे जनता हो, उनका जो प्रेम है, उनका स्नेह है, उनका आशीर्वाद है, उनकी जो उम्मीदें हैं, वही मेरा ऊर्जा का स्रोत है। कि जितनी ज़्यादा जनता की कार्यकर्ताओं की उम्मीदें होती हैं उतना ज़्यादा काम करने का जज्बा बढ़ता है और उसी से ऊर्जा मिलती है। बृजमोहन जी, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको कहीं का न्योता दिया गया हो और आप शहर में हैं तो आप उनके यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। ये टाइम मैनेजमेंट आप कहाँ से कर पाते हैं? देखिए, मेरा ये मानना होता है कि अगर किसी ने हमको आमंत्रित किया है तो उसने बहुत उम्मीद और आशाओं के साथ किया है। और एक आम आदमी है, सामान्य आदमी है, गरीब आदमी है, उसको लगता है कि भैया अगर मेरे यहाँ आ जाएंगे तो मेरी साख बढ़ जाएगी, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, मोहल्ले में लोग सम्मान करेंगे। अगर वो इस सम्मान के साथ में बुलाते हैं तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं वहाँ पर पहुँचूँ और मेरा पहुँचना वहाँ पर उस परिवार के लिए संबल देने का काम के लिए मैं पहुँचता हूँ, ना कि मैं अपने नाम के लिए पहुँचता हूँ। और वही मैं बहुत सी जगह तो रात को 2 बजे 3 बजे भी पहुँचता हूँ, क्योंकि 20-20 25-25 स्थानों पर जाना होता है। परंतु मुझे इस बात की खुशी है कि रात को 2-3 बजे भी परिवार के लोग इंतज़ार करते हुए होते हैं। और इसलिए मैं फ़ोन कर पूछता हूँ कि
आप लोग हैं तो बोलते हैं कार्यक्रम समाप्त हो गया, घर के लोग हैं। मैं बोलता हूँ घर के लोगों से ही मैं मिलने आ रहा हूँ। तो इसलिए मुझे उससे ऊर्जा मिलती है और लोगों के साथ में एक प्रेम संबंध भी बढ़ता है। सर, इसी से रिलेटेड एक और चीज़ पूछना चाहूँगा मैं। लोग कहते हैं कि आपकी मेमोरी बहुत तेज़ है, मतलब अगर 6 महीने बाद भी आपसे मिलने कोई आएगा तो आप उसे नाम से पहचानते हैं। तो ये एक लोगों से आत्मीयता का वो है, या बृजमोहन अग्रवाल को सारे लोगों के नाम याद रहते हैं या अपने सारे कार्यकर्ताओं के नाम याद रहते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो? देखिए, ये तो पॉसिबल, एक बार मैं जिससे मिल लिया तो उसका चेहरा तो मेरे जेहन में बैठ जाता है, और फिर वो दोबारा मिलता तो मैं कहता हूँ आप मिले थे पिछली बार। परंतु नाम तक की जहाँ तक की बात है, अगर किसी ने कहा कि मेरा नाम खुरबहरा है तो फिर मैं बोलता हूँ और बता खुरबहरा का बात है। तो जब मैंने उस नाम को रिपीट कर दिया तो फिर वो नाम मुझे लगता है कि कहीं न कहीं रिजर्व हो जाता है। तो इसलिए मैंने अपना ये स्वभाव बनाया है कि जो अपना नाम बोलता है फिर दोबारा मैं उसके नाम के साथ में बातचीत करता हूँ तो वो नाम याद हो जाता है। सर, बहुत से लोग आते हैं आपके पास सलाह लेने के लिए, राजनीतिक सलाह लेने के लिए, लेकिन जब बृजमोहन अग्रवाल को कभी राजनीतिक सलाह की ज़रूरत होती है तो आप किसके पास जाते हैं? मेरे राजनीतिक सलाहकार कार्यकर्ता होते हैं, इनर टीम होती है। राजनीति में कुछ हमारे मित्र हैं जिनके साथ में हम बैठते हैं और सलाह करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमेशा कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने की बजाय 10-5 लोगों से बातचीत कर पूछ कर और उसके बाद में निर्णय लेने में आपको कहीं न कहीं संतोष होता है। और कभी कोई निर्णय गलत भी हो जाए तो फिर वो अखरता नहीं है कि मैंने 5 लोगों से पूछ कर ये निर्णय लिया है। तो ऐसे मेरे पूरी दुनिया जानती है कि हमारे राजनीतिक मित्र कौन लोग हैं और उनसे हम सलाह लेते हैं। जी सर, आज के युवा नेता और आपके समय के युवा नेताओं में कितनी राजनीतिक शैली का फ़र्क पड़ता है? जो आपने देखा है अभी, जो उस समय आपके ज़माने में राजनीति होती थी और अब होती है, उसमें आप क्या फ़र्क? नहीं, मैं तो अभी अपने आप को युवा ही मानता हूँ क्योंकि मुझे एक 16 साल का जो नौजवान है वो भी भैया बोलता है और 90 साल के बुजुर्ग हैं तो वो भी भैया बोलते हैं। तो मैं अपने आप को हमेशा युवा ही मानता हूँ। पर मैं ये मानता हूँ कि आज का जो युवा है वो परिक्रमा की राजनीति करता है, पराक्रम की राजनीति नहीं करता। वो शॉर्टकट ढूंढता है, वो ये ढूंढता है कि अरे बृजमोहन भैया किसकी मानते हैं, पहले बृजमोहन से मिलेगा, बाद में फिर मैं जिनसे मिलता हूँ उनसे मिलेगा, फिर मालूम पड़ा कि वो उनकी मानते हैं वो उनसे मिलेगा। तो ये जो स्थायित्व तो नहीं है आज के युवाओं में, और स्थायित्व तो नहीं होने के कारण वो लंबा चल नहीं पाता है, बहुत जल्दी निराश होता है। और इसलिए आज का युवा शॉर्टकट की राजनीति करता है। तो शॉर्टकट की राजनीति बंद कर परिक्रमा की राजनीति बंद कर पराक्रम की राजनीति, संघर्ष की राजनीति, ये आजकल बंद हो गई है। आजकल की जो राजनीति है वो इंस्टाग्राम, वो फेसबुक, वो ट्विटर, वो व्हाट्सएप की राजनीति हो गई है। अब कोई हमारे पास नौजवान आता है तो अपना व्हाट्सएप दिखा, देखो भैया मैंने आपका फ़ोटो डाला है परंतु हमारे ज़माने में अगर हम दिखाते थे तो हम बताते थे कि देखो हमने यहाँ पर धरना दिया है, यहाँ प्रदर्शन किया है, यहाँ पर हमने लाठी खाई है, यहाँ पर डंडे खाए हैं, यहाँ पर हम जेल गए हैं। तो संघर्ष जो है वो राजनीति में आपको परिपक्वता लाता है, और इसलिए संघर्ष की राजनीति आज के युवाओं को करनी चाहिए। सर, जैसा कि हमारा शो का नाम है स्ट्रेट फॉरवर्ड विद बृजमोहन अग्रवाल, ये हमारा पॉडकास्ट रहेगा। ये एक सवाल आया है जनता के द्वारा कि क्या बृजमोहन अग्रवाल को सांसद की टिकट देकर पार्टी ने उन्हें स्टेट की राजनीति से साइडलाइन किया है? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सांसद कहाँ से बनेगा? छत्तीसगढ़ से बनेगा, रायपुर से बनेगा या दिल्ली से बनेगा? तो ये लोगों का सोचना गलत है, बल्कि लोगों को इस बात की खुशी होना चाहिए कि अब हमारे भैया जो है वो पहले छत्तीसगढ़ तक सीमित थे, अब वो छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश की भी राजनीति करेंगे। और अब छत्तीसगढ़ के लिए हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ दिल्ली से भी साधन सुविधाएं और लाकर और छत्तीसगढ़ का विकास तेज़ी से करेंगे। क्योंकि शुरुआत में जब ऐसा हुआ तो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा सा लगा था।
स्वाभाविक है जब हम किसी पुराने घर को छोड़ते हैं और नए घर में जाते हैं तो पुराना घर से जो हमारा लगाव होता है वो हमको कहीं ना कहीं इमोशनल कर देता है। परंतु जब नए घर में जाकर हम सुविधाजनक तरीके से होते हैं तो हमको लगता है अरे यार वहाँ से ही अच्छा है। और इसलिए लोगों को ये मानना चाहिए कि बृजमोहन रायपुर का है, छत्तीसगढ़ का है। पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो मेरा परिवार है, रायपुर मेरा घर है। मैं उससे कभी दूर नहीं होऊंगा। मैं दिल्ली भी अगर जा रहा हूँ तो दिल्ली तो जब पार्लियामेंट चलती है या जब काम होता है तब दिल्ली में रहेंगे, बाकी समय तो छत्तीसगढ़ में और रायपुर में ही रहेंगे। इसलिए लोगों को इससे कोई मुझे लगता है परेशानी होने की दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले जैसे मैं उपलब्ध था वैसे ही उपलब्ध रहूँगा। सर 2024 में तीसरी बार बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। पिछले 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे क्या प्रमुख काम हुए हैं जो आपको लगता है कि पिछली सरकारों में नहीं हो पाए? देखिए नारे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार। आखिर ये क्यों? देश के इतिहास में जितनी सीटें मोदी जी के नेतृत्व में दूसरे चुनाव में जीते, तीसरे चुनाव में जीतने की संभावनाएं हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जो देश होता है वो कोई एक ऐसी वस्तु नहीं होती है कि जिसको इधर से उठाकर उधर रख दो। देश भी एक साक्षात, उसमें प्राण है और उसको भी सुविधाएं चाहिए, उसको भी समृद्धि चाहिए। तो मोदी जी ने देश को सिर्फ एक धरती का टुकड़ा नहीं माना, उसको साक्षात भगवान माना, मनुष्य माना, भारत माता माना। और इस पर रहने वाले, चाहे वो किसान हों, चाहे युवा हों, चाहे गरीब हों, चाहे महिलाएं हों, सबके जीवन में कैसे खुशहाली आ सकती है, और इस दिशा में उन्होंने काम किया। अभी तक देश की राजनीति में काम होता था कि ये काम अनुसूचित जाति के लिए, ये काम अनुसूचित जनजाति के लिए, ये पिछड़ा वर्ग के लिए, ये अल्पसंख्यक के लिए। परंतु पहली बार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबी के लिए आर्थिक आधार पर काम होना शुरू हुए। और उसके कारण आप देखेंगे कि जिस फील्ड में भी हम देखना चाहें, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आने की बात हो, युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, हमारे यहाँ अच्छे एजुकेशनल सिस्टम लाने की बात हो, हमारे यहाँ अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं देने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी में हम बात करेंगे तो चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, सब कनेक्टिविटी को इतना बढ़ाया गया कि लोगों के जीवन सरल हो गया, सुविधाजनक हो गया। तो मोदी जी ने जो किया है, विदेशों के साथ में हमारे संबंध, पूरे विश्व में भारत की साख को उन्होंने बढ़ाकर हर भारतीय के गौरव और सम्मान को बढ़ाया है। तो मोदी जी के तो जो काम हैं उनको हम गिनाने बैठेंगे तो शायद 24 घंटा भी कम होगा, परंतु उन्होंने देश के मान, सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाया है, लोगों के गौरव को बढ़ाया है, लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाया है, भारत की साख को बढ़ाया है, लोगों के जीवन में सुधार लाया है और लोगों के जीवन में खुशियां लाई हैं। ये मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर हाल ही में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है ताकि विपक्ष कमजोर रहे आने वाले लोकसभा चुनाव में। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ने जिस दिन से वो प्रधानमंत्री पद पर आए, उन्होंने कहा कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। और उन्होंने आज तक देश में जिन्होंने भी राज किया, उन्होंने देश के साथ साथ में देश के खजाने को नुकसान पहुंचाकर अपना जेब भरने का काम किया। और ऐसे लोग मोदी जी के आने के बाद में ऐसे लोगों में घबराहट पैदा हो गई, जांच शुरू हो गई, घोटाले घपले सामने आने लगे। और अरविंद केजरीवाल जी को तो 2 साल से मालूम है कि उनके 2 मंत्री जेल में हैं और उन्हें भी एक न एक दिन जाना पड़ेगा। अब भूपेश बघेल जी, अब छत्तीसगढ़ के खजाने का में पैसा, कोई मुख्यमंत्री खजाने से में को नुकसान पहुंचाकर अपना जेब भरने का काम करे तो ये तो देश हित में नहीं है। और इसलिए जो देश हित में नहीं है वो उनको
इस बात को समझ लेना चाहिए कि मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, और जो देश के विरोध में काम करेगा, जो देश के खजाने को नुकसान पहुंचाएगा, उनको अपना स्थान तय कर लेना चाहिए। और मोदी जी यही कर रहे हैं। और पूरे देश में इस बात से खुशी है कि जो ईमानदारी का चोला पहनकर राजनीति में आए और आज वो इस देश के भ्रष्टतम राजनेता के रूप में जनता के सामने दिखाई दे रहे हैं। देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर 15-16 साल तक के बड़ों से आप बहुत आत्मीयता से मिलते हैं, आप उनके साथ सेल्फी लेते हैं। तो क्या यह भी बृजमोहन अग्रवाल के चुनाव रणनीति या चुनाव मैनेजमेंट होता है, जो कि वो उनके आने वाले फ्यूचर के वोटर्स है, या आप चुनाव मैनेजमेंट और राजनीति नहीं है जी। जब हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं तो हमको सर्वस्पर्शी होना चाहिए जी। अगर एक बच्चा जाकर अपने माता पिता को कहेगा कि आज मैं बृजमोहन अंकल से मिला, उन्होंने मेरे साथ में फ़ोटो खिंचवाई, तो उनके माता पिता भी खुश होंगे। तो इसलिए आपको संबंध बनाना, क्योंकि सिर्फ राजनीति के लिए, वोट के लिए काम करना, जो संबंध होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। और वोट तो स्वार्थ की राजनीति भी होती है, परंतु मेरा ये मानना है कि जो संबंध है वो बड़ी चीज़ है। जो पद और प्रतिष्ठा है वो आने जाने वाली है, और इसलिए मैं संबंध बनाने में विश्वास रखता हूँ। और मेरे स्कूल के ज़माने के लोगों के साथ में भी संबंध है, कॉलेज के ज़माने के लोगों के साथ में भी संबंध है, देश भर में जो राजनीतिक रूप से मेरे साथ में आए उनके साथ में भी मेरे संबंध है। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन कि जब आप, हम जानते हैं आप बहुत बिजी रहते हैं और बहुत कम समय मिलता है, लेकिन जब आप फ्री रहते हैं, जब बृजमोहन अग्रवाल फ्री रहते हैं, तो वो क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आप फ्री तो कभी नहीं रहेंगे, परंतु मैं कोशिश करता हूँ कि समय निकाल कर अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने नाती पोतों के साथ में मैं कुछ समय बिताऊं। साथ में मुझे शौक़ है कुछ पढ़ने का भी, तो मैं पढ़ता भी हूँ। और कभी कभी साल 2 साल 4 साल में कभी अगर कोई मूवी देखने का मौका मिला तो दोस्तों यारों के साथ भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कभी याद नहीं है कि मैंने कभी कोई एंटरटेनमेंट अकेले में किया हो। तो हमेशा मैं समूह के रूप में ही, या दोस्तों यारों के साथ में, या परिवार के साथ में मैं अपना समय बिताना पसंद करता हूँ। क्या लोकसभा चुनाव के बाद हम बृजमोहन अग्रवाल को केंद्रीय मंत्री के रूप में देखेंगे? देखिए, ये मेरे बारे में कभी भी कोई निर्णय मैं नहीं करता हूँ। मेरे बारे में राजनीतिक निर्णय अगर कोई भी करता है तो हमारा राजनीतिक नेतृत्व करता है, शीर्ष नेतृत्व करता है, पार्टी करती है। और आज तक मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली है मैंने उसे निभाने की ईमानदारी से कोशिश की है, और आगे भी पार्टी जो निर्णय मेरे बारे में करेगी उसे मैं निभाऊंगा। नमस्कार, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रायपुर से लोकसभा सीट के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी। आने वाले समय में बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नई हस्ती के साथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड विद जुगनू जी में। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।